नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग एसीएल माइनिंग सरदार को जो एग्जाम हुआ था उसी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। लेकिन ऑलरेडी हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 25 तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 50 तक हम लोग डिस्कस करेंगे। ये हमारा पार्ट 2 वीडियो होगा। टोटल 85 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो हम लोग एसीएल माइनिंग सरदार का टोटल क्वेश्चन हम लोग का क्लियर हो जाएगा। यदि हमारा वीडियो आप लोग सबों को अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप सबके लिए इसी तरह का वीडियोज़ मैं लाता रहूँ। चलिए हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 है। इफ ए स्टोइंग मटेरियल ऑफ डेंसिटी 1.6 टन पर मीटर क्यूब is to be used in coal mines having densities of coal as 1.3 ton per meter cube, calculate the amount of stowing material that will be needed for the production of 100 tons of coal. Consider the value of K factor for pneumatic stowing in coal mines as 0.8। तो यहाँ पे स्टोइंग मटेरियल है, जो भी बालू या कुछ भी होगा तो उसका यह डेंसिटी 1.6 टन पर मीटर क्यूब दे दिया हुआ है। इसके बाद कोल का डेंसिटी 1.3 टन पर मीटर दिया हुआ है, और यहाँ पे कोल का प्रोडक्शन है टोटल 100 टन है। इसके साथ ही साथ जो के फैक्टर है यहाँ पे दिया हुआ है 0.8। के फैक्टर मीन्स स्वेल फैक्टर। यदि कहीं का जो मटेरियल हम निकालते हैं वो भी या कोयले को निकालते हैं और फिर उसी जगह में उस चीज़ को भरेंगे तो वो ढीला हो जाता है, तो वहाँ पे भरेंगे तो पूरा का पूरा मटेरियल वहाँ पे नहीं भरेगा, कुछ ना कुछ बच जाएगा। तो इसको स्वेल फैक्टर और के फैक्टर यहाँ पे बोला गया है। तो ये 0.8 है। इसका ऑप्शन नंबर 1 है 52, ऑप्शन नंबर 2 है 65, ऑप्शन नंबर 3 है 92.5 और ऑप्शन नंबर 4 है 80। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग फोटो में मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे ही क्वेश्चन में दिया हुआ है, जो डेंसिटी स्टोइंग मटेरियल का 1.6 टन पर मीटर क्यूब है, कोल का डेंसिटी 1.3 टन पर मीटर क्यूब है और प्रोडक्शन 100 टन का है। फिर जो के फैक्टर है वो 0.8 है। तो सबसे पहले यहाँ देखिए, जो स्टोइंग मटेरियल का वॉल्यूम होगा वो कोल वॉल्यूम का के फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इक्वल होगा, और स्टोइंग मटेरियल का वॉल्यूम जो होगा, जितना स्टोइंग मटेरियल जो टन में होगा उसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो निकल जाएगा वॉल्यूम हमारा। इसके बाद इधर भी कोल का वॉल्यूम जो होगा, कोल प्रोडक्शन इंटू उसको डेंसिटी कर देंगे, और जो हमारा के फैक्टर है तो वो हमारा निकल जाएगा यहाँ पे स्टोइंग मटेरियल जो हमको वहाँ पे रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे हम इसको, इस इक्वेशन को, तो जो है फाइनल आंसर हमारा 65 यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 65 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 27। नो वर्किंग शैल बी मेड विद इन ए रोड और ए बिल्डिंग डैश मीटर फ्रॉम एनी रेलवे और एनी पब्लिक रोड। ये सीएमआर से क्वेश्चन दिया हुआ है। कोई भी बिल्डिंग या रोड या फिर कोई रेलवे या पब्लिक वर्क से कितने मीटर दूरी पर कोई भी काम वहाँ पे नहीं किया जाएगा। तो इसके ऑप्शन नंबर 1 है 60 मीटर, ऑप्शन नंबर 2 है 50 मीटर, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 होगा, ये ऑप्शन नंबर 3 है 100 मीटर, ऑप्शन नंबर 4 है 45 मीटर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 45 मीटर, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। वाइल यूजिंग नॉन इंसेंटिव डिले डेटोनेटर्स इन BOS means blasting of solid applications, the maximum delay period between the first and last shots in a degree 1 and 2 gassy coal seam shall not exceed dash millisecond। यहाँ पे डिले डेटोनेटर ब्लास्टिंग BOS में ब्लास्टिंग ऑफ सॉलिड में यदि डिले डेटोनेटर का यूज़ किया जाता है, जो पहला जो होल होगा, जो पहला शॉट होगा और लास्ट होल होगा, उसके बीच का जो मैक्सिमम टाइम पीरियड होता है वो कितना होना चाहिए, ये डिग्री 1 और 2 के लिए। तो इसके ऑप्शन नंबर 1 है 80 मिली सेकेंड, ऑप्शन नंबर 2 है 100 मिली सेकेंड, ऑप्शन नंबर 3 है 150 मिली सेकेंड, ऑप्शन नंबर 4 है 60 मिली सेकेंड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 150 मिली सेकेंड। पहले होल और लास्ट होल के बीच का जो ड्यूरेशन है 150 मिली सेकेंड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और जो पहले होल और दूसरे होल के बीच का जो टाइम पीरियड होता है दो कंजिक्यूटिव होल का, वो 60 मिली सेकेंड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, पर फर्स्ट और लास्ट के लिए 150 मिली सेकेंड है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। द ब्रेथ ऑफ एवरी रोड ऑफ फुटपाथ इन अंडरग्राउंड कोल माइंस अलॉन्ग विच लोड्स आर कैरिड बाय ह्यूमन एजेंसी शैल नॉट बी लेस देन डैश मीटर। तो जो अंडरग्राउंड माइंस में जो फुटपाथ होगा, जो चलने का किसी भी व्यक्ति के चलने के लिए फुटपाथ बनाया होगा, जहाँ से कोई भी चीज़ को कैरी किया जाएगा, तो वो जो कितने से कम चौड़ाई का वहाँ पे नहीं होना चाहिए। ये क्वेश्चन सीएमआर से दिया हुआ। तो इसके ऑप्शन नंबर 1 है 0.5 मीटर, ऑप्शन नंबर 2 है 1 मीटर, ऑप्शन नंबर 3 है 0.75 मीटर, ऑप्शन नंबर 4 है 1.5 मीटर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 1 मीटर से कम चौड़ा वो नहीं होना चाहिए कोई फुटपाथ रोड का, जहाँ से सामान ढोया जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 30 है। इन कनेक्शन विथ ब्लास्टिंग ऑपरेशन मिस फायर मीन्स, ब्लास्टिंग ऑपरेशन में मिस फायर का क्या मतलब होता है। तो इसके ऑप्शन नंबर 1 है फेल्योर टू एक्सप्लोर द एंटायर चार्ज ऑफ एक्सप्लोसिव इन ए शॉर्ट होल,
पूरा जो एक शॉट होल में जो बारूद अगर डाला जाएगा तो उसमें पूरे बारूद का विस्फोट ना होना। ऑप्शन नंबर 2 है फेल्यूर टू इग्नाइट ए डेटोनेटर, एक डेटोनेटर का फेल्यूर हो जाना, उसको इग्नाइट नहीं कर पाना, जला नहीं पाना या उसको फोड़ नहीं पाना। तीसरा ऑप्शन है फेल्यूर टू कनेक्ट द कार्ट्रिजेस, कोई भी कार्ट्रिज को फेल्यूर कर रहा है कनेक्ट करने से या वो कनेक्ट सही से नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पाया। ऑप्शन नंबर 4 है इनसफिशिएंट स्टेमिंग ऑफ शॉट होल, कोई भी शॉट होल का जो होल है उसको यदि अच्छे से स्टेमिंग नहीं किया जाएगा तो उसको मिसफायर बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, पूरे बारूद का ब्लास्ट ना होना ही मिसफायर कहलाता है। पूरे होल में जितना भी बारूद डाला गया तो कुछ भी वहाँ पे कोई होल मतलब कि कोई भी एक डेटोनेटर या जो बूस्टर है या पूरा बारूद उसमें एक्सप्लोड नहीं हुआ है तो उसी को मिसफायर कहा जाता है ब्लास्टिंग में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 31। If a man hit by a runaway tub in an underground mine, the investigator should try to find out। यदि कोई भी आदमी रनवे टब में वो अंडरग्राउंड माइन में हिट हो जाता है, उसे चोट लग जाती है, तो जो इन्वेस्टिगेटर होता है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जो आएगा वो क्या चीज़ फाइंड करेगा, क्या चीज़ वो ढूंढेगा, सबसे पहले क्या वो देखेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 है वाई द मैन डिड नॉट टेक शेल्टर इन ए मैन होल व्हेन द हॉलेज रोप वॉज इन मोशन। वो आदमी जो है सो टेक शेल्टर में क्यों नहीं गया, शेल्टर वो क्यों नहीं लिया जबकि हॉलेज जो है सो हॉलेज रोप जो है सो वो गति में था, वो चल रहा था, तो वो मैन होल में क्यों नहीं घुसा। ऑप्शन नंबर 2 है वॉज द माइनिंग सरदार अवेयर दैट द टू फेसेस एंड हैड कम सो क्लोज टू ईच अदर। जो दो फेस है वो यदि एक दूसरे के समीप आ गया तो वहाँ पे माइनिंग सरदार क्यों वो अवेयर नहीं था, वो जागरूक क्यों नहीं था, वो क्यों नहीं देखा दो फेसेस को जब वो एक दूसरे के समीप आ गया है। तीसरा ऑप्शन है वेदर द लोडर्स नो दैट दे वर नॉट एक्सपेक्टेड टू इंटर द प्लेस बिफोर इट वाज सपोर्टेड एज पर SSR, सिस्टमेटिक सपोर्ट रूल के अनुसार जो लोडर्स है उसको ये पता था कि वहाँ पे कोई व्यक्ति आएगा नहीं उस जगह पे, इसीलिए उसने जो है सो हॉलेज को चला दिया। ऑप्शन नंबर 4 है वेदर द प्लेस वॉज एग्जामिन्ड बाय द शॉट फायरर, या फिर शॉट फायरर के द्वारा वो जो है सो एग्जामिन किया गया। तो सबसे पहली बात है कि हॉलेज रोड को शॉट फायरर एग्जामिन नहीं करेगा, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा व्हाई द मैन डिड नॉट टेक शेल्टर इन ए मैन होल व्हेन द हॉलेज रोप वाज इन मोशन। जब भी हॉलेज चलता है अंडरग्राउंड माइंस में तो वहाँ जब मोशन में रहता है तो कोई भी व्यक्ति वहाँ पे होना नहीं चाहिए, और उस यदि वो रहता है तो वो मैन होल में उसको शेल्टर ले लेना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 32 विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रिलिंग पैटर्न्स इज यूज फॉर लैमिनेटेड स्ट्राटा विच मोस्टली कवर्स द फेस इन द ब्लास्टिंग ऑपरेशन कैरिड आउट इन अंडरग्राउंड कोल माइंस। जब वाटर स्ट्राटा या फिर लैमिनेटेड स्ट्राटा के लिए कौन सा पैटर्न यूज किया जाएगा ब्लास्टिंग ऑपरेशन के लिए अंडरग्राउंड माइंस में, ये जो है सो क्वेश्चन क्लियरली डीजे देशमुख से दिया हुआ, डीजे देशमुख वॉल्यूम 1 से दिया हुआ है। तो इसके ऑप्शन से फैन कट ड्रिलिंग पैटर्न, दूसरा है बर्न कट, तीसरा है ड्रैग कट और चौथा ऑप्शन है कोन कट ड्रिलिंग पैटर्न। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 फैन कट ड्रिलिंग पैटर्न जो है सो वही यूज़ करेंगे जहाँ पे लैमिनेटेड स्ट्राटा होगा वहाँ पे। आप यहाँ पे उसका एक स्क्रीनशॉट मैं दे रहा हूँ, देख सकते हो किस कट के लिए कौन सा ड्रिलिंग पैटर्न यूज़ किया जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फैन कट के लिए जो है सो यहाँ देख सकते हो लैमिनेटेड स्ट्राटा मोस्टली सॉफ्ट कवर्स फेस विथ ए फैन लाइक पैटर्न। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये आप चेकआउट कर सकते हो वॉल्यूम 1 में। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 33 ड्यूरिंग इलेक्ट्रिक शॉट फायरिंग लीड्स फॉर द डेटोनेटर आर कनेक्टेड टू द शॉट फायरिंग केबल ऑफ लेंथ नॉट लेस देन डैश मीटर। तो जब शॉट फायरिंग किया जाता है तो उसका लीड्स जो होगा डेटोनेटर का वो कितना से कम नहीं होना चाहिए, कितने लंबाई से वो कम नहीं होना चाहिए, केबल का जो लेंथ होगा कितने लंबाई से कम नहीं होना चाहिए, मिनिमम लेंथ पूछ रहा है यहाँ पे जो शॉर्ट फायरिंग केबल होगा उसका। तो इसके ऑप्शन से ऑप्शन नंबर 1 है 25 मीटर, ऑप्शन नंबर 2 है 30 मीटर, ऑप्शन नंबर 3 है 20 मीटर, ऑप्शन नंबर 4 है 17.5 मीटर 17.5 मीटर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 30 मीटर से कम नहीं होना चाहिए जो शॉर्ट फायरिंग केबल होगा उसका लेंथ। ये भी डीजे देशमुख का वॉल्यूम 1 से ही डाटा दिया हुआ, यहाँ पे आप देख सकते हो नॉट लेस देन 30 मीटर इन लेंथ, स्क्रीनशॉट में दे दिया हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 34 द डिस्टेंस बिटवीन द center of any two adjacent pillars left in a seam or section shall not be less than dash meter where the width of the galleries does not exceed 3 meter and the depth of the seam from surface exceeds 60 meter but not exceeding 90 meter। इसके ऑप्शन पहले ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर 1 है 22.5 मीटर, ऑप्शन नंबर 2 है 30.5 मीटर, ऑप्शन नंबर 3 है 12 मीटर, ऑप्शन नंबर 4 है 16.5 मीटर। ये क्वेश्चन CMR
डेवलपमेंट ऑफ 111 CMR से दिया हुआ है। यहाँ बोल रहा है कि यदि गैलरी का जो चौड़ाई है वहाँ पे 3 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और जो सरफेस से डेप्थ है 60 मीटर से ज़्यादा नहीं, 60 मीटर से ज़्यादा लेकिन 90 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 60 और 90 मीटर के बीच में। तो वहाँ पे जो पूछ रहा है वो पिलर का कितना चौड़ाई होगा, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 13.5 मीटर से वहाँ पे कम नहीं होना चाहिए, नॉट लेस देन 13.5 मीटर से वो ज़्यादा ही रहेगा पिलर का चौड़ाई। आप CMR में भी चेकआउट कर सकते हो। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 35, सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान इज, इसको शॉर्ट में SMP भी बोला जाता है, एग्जाम में पूछा भी गया है। सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान का शॉर्ट फुल फॉर्म पूछा जाता है। इसके ऑप्शन नंबर 1 है ऑडिटेबल डॉक्यूमेंट, ऑप्शन नंबर 2 है रिसर्च डॉक्यूमेंट, ऑप्शन नंबर 3 है फॉर्मल डॉक्यूमेंट, ऑप्शन नंबर 4 है लीगल डॉक्यूमेंट। तो सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान जो होता है एक प्रकार का ऑडिटेबल डॉक्यूमेंट होता है, वो ऑडिटेबल करने लायक डॉक्यूमेंट होता है। ये CMR में क्लियरली मेंशन किया हुआ, CMR 104 में ये आपको मिल जाएगा। और जितना भी आपका रेफरेंस है जो CMR माइंडसेट रूल वो सब का यहाँ पे शो नहीं कर रहा हूँ, लास्ट में मैंने मेंशन कर दिया जहाँ पे आंसर आपको मिल जाएगा, वहाँ रेफरेंस के साथ में आंसर आपको मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 36, द कॉगिंग मेंबर्स शैल नॉट बी लेस देन डैश मीटर्स इन लेंथ वाइल सेटिंग द सपोर्ट एज पर CMR 2017। 2017 CMR के अनुसार जो कॉगिंग दिया जाएगा, जो सपोर्ट दिया जाएगा, यहाँ पे कॉग इस तरह से देते हैं, तो जो कॉगिंग का लंबाई होगा, स्लीपर का लंबाई होगा, वो कितने मीटर से कम नहीं होना चाहिए, शैल नॉट बी लेस देन। तो इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर 1 है 0.75 मीटर, ऑप्शन नंबर 2 है 1.2 मीटर, ऑप्शन नंबर 3 है 1 मीटर, ऑप्शन नंबर 4 है 0.5 मीटर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 1.2 मीटर से वो कम लंबाई का नहीं होना चाहिए। जब उसको सपोर्ट लगाया जाता है, कॉग में सपोर्ट करते हैं, तो उसका लंबाई 1.2 मीटर से कम नहीं रखा जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 37, हैंड पैकिंग इज प्रैक्टिस एज वन ऑफ द स्टोइंग ऑपरेशन इन द अंडरग्राउंड कोल माइन। हैंड जो स्टोइंग ऑपरेशन में दो तरह से किया जाता है, हाइड्रोलिक स्टोइंग होता है स्टोइंग में, और एक हैंड पैकिंग हाथ से पैक करने का तो होता है। तो उस ऑपरेशन जो है सो इसमें कब कर सकते हैं, हैंड पैकिंग कब किया जा सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 है द सीम्स आर स्टीपर देन 25 डिग्री, ऑप्शन नंबर 2 है द सीम्स आर स्टीपर देन 0.5 डिग्री, ऑप्शन नंबर 3 है द सीम्स आर स्टीपर देन 10 डिग्री, ऑप्शन नंबर 4 है द सीम्स आर स्टीपर देन 15 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 द सीम्स आर स्टीपर देन 25 डिग्री। जब 25 डिग्री से ज़्यादा वो ढलाव का होगा तभी हम वहाँ पे हैंड पैकिंग कर सकते हैं। ये भी वॉल्यूम 1 से दिया हुआ है। यहाँ पे आप हैंड पैकिंग का डिटेल्स में आप देख सकते हो, उसका स्क्रीनशॉट है DJ देशमुख वॉल्यूम 1 का। कोई भी मैं क्वेश्चन देता हूँ अच्छे से रिसर्च करके आप लोग को बताता हूँ ताकि आपको पूरा से पूरा क्लियरिटी हो सके कोई भी क्वेश्चन को। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट शुड बी द मिनिमम पीरियड ऑफ इन्फोर्स्ड एब्सेंस इन केस ऑफ रिपोर्टेबल इंजरी। ये क्वेश्चन तो बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि रिपोर्टेबल इंजरी के केस में वो जो मिनिमम पीरियड होगा, मिनिमम टाइम होगा, वो कितने टाइम के लिए एब्सेंस रहेगा तो उसको रिपोर्टेबल इंजरी कहा जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 है 24 आवर्स, ऑप्शन नंबर 2 है 48 आवर्स, ऑप्शन नंबर 3 36 आवर्स, ऑप्शन नंबर 4 है 72 आवर्स। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा 72 घंटे तक। यदि मिनिमम कम से कम वो 72 घंटे तक एब्सेंट रहता है या फिर उससे ज़्यादा भी हो सकता है, पर मिनिमम जो है सो 72 घंटा, तो उसको रिपोर्टेबल इंजरी कहा जाएगा माइंडसेट के अनुसार। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 39, व्हाट शुड बी द मैक्सिमम ग्रेडियंट ऑफ ऑल द रोड्स फॉर ट्रक्स, डंपर्स और अदर मोबाइल मशीनरी इन ओपन कास्ट माइंस। ओपन कास्ट माइंस में मैक्सिमम कितना ग्रेडियंट होना चाहिए, यानी ट्रक चलता है, डंपर चलता है, कोई भी मशीनरी जो भी ओपन कास्ट में HEMM होते हैं तो वो उसमें चलता है, यानी कि हॉल रोड का ग्रेडियंट पूछ रहा है। और देखा जाए तो मैक्सिमम ग्रेडियंट जो है सो वो कितना होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 है 1/12, ऑप्शन नंबर 2 है 1/14, ऑप्शन नंबर 3 है 1/10 और ऑप्शन नंबर 4 है 1/8। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर इसके अनुसार यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे मैक्सिमम ग्रेडियंट यानी मिनिमम जो ग्रेडियंट है यहाँ पे इसका 1/14 है, इससे ज़्यादा ग्रेडियंट 1/12 हो जाएगा और 1/10 और 1/8। तो सबसे जो कम स्टीपर होगा 1/14 है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, बट इसका जो एक्चुअल आंसर है 1/16 होता है, जो यहाँ पे इन्होंने ऑप्शन में तो दिया ही नहीं था। बट इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग 1/14 आंसर हो जाएगा। यहाँ पे सबसे कम ग्रेडियंट का जो ऑप्शन है वही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, हु शैल बी अपॉइंटेड एज कन्वेनर ऑफ एप्लेट मेडिकल बोर्ड
अंडर द प्रोविजन ऑफ माइंस रूल 1955। AMB इसको शॉर्ट में बोला जाता है, एप्लेट मेडिकल बोर्ड को, ये आपको याद भी रखना है। इसके बाद माइंस रूल 1955 के अनुसार जो कन्वीनर अपॉइंट किया जाएगा वो कौन अपॉइंट करेगा? तो इसके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर 1 है क्वालिफाइड मेडिकल ऑफिसर अपॉइंटेड बाय CI इन CI मीन्स चीफ इंस्पेक्टर इन कंसल्टेशन विथ वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के सहायता से CI उसको अपॉइंट करेगा। ऑप्शन नंबर 2 है क्वालिफाइड मेडिकल ऑफिसर नॉमिनेटेड बाय CI इन एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन एम्प्लॉयड इन ए स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट अंडरटेकिंग। सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में वो एलोपैथिक रूप से वो यदि काम कर रहा है तो उसको नॉमिनेट करेगा CI। तीसरा ऑप्शन है क्वालिफाइड मेडिकल ऑफिसर ऑफ DGMS, जो DGMS का क्वालिफाइड मेडिकल ऑफिसर होगा वो। इसका चौथा ऑप्शन है क्वालिफाइड मेडिकल ऑफिसर नॉमिनेटेड बाय माइंस मैनेजर इन कंसल्टेशन विथ वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। माइंड का मैनेजर नॉमिनेट करेगा वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के कंसल्टेशन के साथ में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, क्वालिफाइड मेडिकल ऑफिसर ऑफ DGMS। DGMS का जो क्वालिफाइड मेडिकल ऑफिसर होगा वही अपॉइंट किया जाएगा कन्वेनर ऑफ एप्लेट मेडिकल बोर्ड। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। इन द वर्किंग हैविंग एन इंक्लिनेशन ऑफ डैश और मोर फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, adequate precautions shall be taken to prevent danger to person from falling off timber। अंडरग्राउंड माइंस में हॉरिजेंटल से कितने डिग्री और उससे ज़्यादा होने पर यदि वहाँ पे कोई लकड़ी वगैरह रखा हुआ है तो उसके गिरने से जो प्रिकॉशंस होगा, वो सावधानियाँ होगा, वो लेना चाहिए। ये CMR से ही दिया हुआ है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 है 30 डिग्री, ऑप्शन नंबर 2 है 45 डिग्री, ऑप्शन नंबर 3 है 20 डिग्री, ऑप्शन नंबर 4 है 15 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 8 30 डिग्री। यानी कि 30 डिग्री से ज़्यादा हो जाता है कहीं भी हॉरिजेंटल से, तो वहाँ से यदि लकड़ी वगैरह गिरने का चांसेस होगा तो वहाँ पे प्रिवेंट ये जो है सो प्रिकॉशन लिया जाएगा, सावधानियाँ लिया जाएगा, अच्छे से काम वहाँ पे किया जाएगा। ये CMR से। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। द माइंस क्लोजर प्लान ऑफ कोल माइंस अलॉन्ग विद द डिटेल्स ऑफ द अपडेटेड कॉस्ट एस्टिमेटेड फॉर वेरियस माइन क्लोजर एक्टिविटीज शैल बी सबमिटेड टू। जो माइन क्लोजर प्लान होता है कोल माइंस का, उसके साथ में कोस्ट कितना उसका लगा है, एस्टिमेट कोस्ट जो होगा वो उसके एक्टिविटीज, सारे एक्टिविटीज़ के साथ में किसको सबमिट किया जाएगा। माइंस बंद करने के बाद में ये सबमिट करना पड़ता है। तो इसके ऑप्शन नंबर 1 है मिनिस्ट्री ऑफ कोल, ऑप्शन नंबर 2 मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, ऑप्शन नंबर 3 है इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस, ऑप्शन नंबर 4 है स्टेट गवर्नमेंट जियोलॉजी एंड माइनिंग डिपार्टमेंट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 मिनिस्ट्री ऑफ कोल को सबमिट करना पड़ेगा। यहाँ पे आप गूगल करके इसको देख सकते हो और इसका एक स्क्रीनशॉट दे चुका हूँ। यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ कोल का जो है सो एक रेगुलेशन निकाला गया था माइन क्लोजर प्लान का, मिनिस्ट्री ऑफ कोल को सबमिट करना पड़ेगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 43। हाइड्रोलिक सैंड स्टोइंग इज नॉट सक्सेसफुल इन इंडियन कोल माइंस वेयर। जो हाइड्रोलिक सैंड स्टोइंग है इंडियन कोल माइंस में सक्सेसफुल नहीं है। किस जगह पे? वहाँ पे वो जो है सो सक्सेसफुल नहीं है। तो इसके ऑप्शन नंबर 1 है रिवर सैंड इज अवेलेबल विद इन 5 किलोमीटर फ्रॉम द माइन। जो बालू है, सैंड है, वो 5 किलोमीटर के रेडियस में यदि अवेलेबल है तो। ऑप्शन नंबर 2 है द सीम इज फ्लैटर देन 5 डिग्री, यदि 5 डिग्री से ज़्यादा फ्लैट है तो। और ऑप्शन नंबर 3 है रूफ एंड फ्लोर्स आर नॉट अफेक्टेड बाय वाटर, रूफ और फ्लोर जो है सो पानी के द्वारा अफेक्टेड नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 है सीम्स आर नॉट बीइंग वेरी डीप, यदि सीम बहुत ज़्यादा डीप नहीं है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि सक्सेसफुल नहीं होना चाहिए, नॉट सक्सेसफुल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 द सीम इज फ्लैटर देन 5 डिग्री। यदि सीम जो है सो हॉरिजॉन्टल से 5 डिग्री से यदि वो ज़्यादा और फ्लैट हो जाता है, ज़्यादा फ्लैट हो जाता है तो वहाँ पे हाइड्रोलिक सैंड स्टोइंग करना पॉसिबल नहीं होगा। यहाँ पे देख सकते हो जो क्राइटेरिया है, किस किस क्राइटेरिया में हाइड्रोलिक सैंड स्टोइंग यहाँ पे किया जा सकता है और पॉसिबल है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन 44 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीजन फॉर क्लोजर ऑफ माइनिंग ऑपरेशन। इनमें से कौन सा एक रीजन है जो माइनिंग क्लोज करने का वो कारण नहीं है। इसके ऑप्शन नंबर 1 है नन अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर, लेबर का वहाँ पे उपस्थित नहीं होना, उसका वहाँ पे अवेलेबल नहीं होना। ऑप्शन नंबर 2 अन इकोनॉमिक ऑपरेशन, इकोनॉमिक रूप से ऑपरेशन नहीं होना है, मतलब कॉस्ट ज़्यादा हो जाना या किसी भी रूप में अन इकोनॉमिक होना। ऑप्शन नंबर 3 है एग्जॉशन ऑफ मिनरल, यानी कि मिनरल का वो खत्म हो जाना, वहाँ पे पूरा निकाल लिया जाना,
जो भी वहाँ पे मिनरल है। ऑप्शन नंबर 4 है नेचुरल क्लैमिटी, मतलब जो नेचुरल होता है, प्राकृतिक आपदा है, उन सभी चीज़ों से। तो कौन सा कारण नहीं है माइनिंग ऑपरेशन बंद करने का? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 है नन अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर। यदि लेबर वहाँ पे मौजूद नहीं है, ये कहना यदि कोई कहता है और बंद करता है, तो ये एक कोई कारण नहीं हुआ किसी भी माइंस को बंद करने का, नन अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, इलेक्ट्रिकल, बैटरी पावर्ड और डीजल पावर्ड और सेल्फ प्रोपेल्ड मशीनरी इंक्लूडिंग डिस्चार्ज लोडर एसडीएल जो होता है, इसके बाद लोड हॉल डंपर्स एलएचडी जो होता है, कोल हॉलर्स कोल को लोड करने वाला, फिर शटल कार्स यूज बिलो द ग्राउंड जो भी अंडरग्राउंड माइंस में यूज किया जा रहा है। कोल माइंस शैल बी प्रोवाइडेड विद डैश which shall give adequate protection against falling of ground from the roof or side। तो क्या चीज़ इन मशीनों में क्या चीज़ यूज किया जाएगा जो कि रूफ से या किसी किनारे से यदि मटेरियल कुछ गिरता है तो उससे उसको प्रोटेक्शन मिल सकता है या फिर प्रोटेक्शन मिलता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 है, एक ए वायर नेट, एक वायर नेट के द्वारा। ऑप्शन नंबर 2 है रूफ कैनोपीज, रूफ कैनोपी यूज करके। ऑप्शन नंबर 3 है ए बोगी कवर। ऑप्शन नंबर 4 है ए वायर मैश। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। रूफ कैनोपीज यूज किया जाता है, डंपर हो, शटल कार, एलएचडी, एसडीएल सभी मशीनों में, जो भी अंडरग्राउंड मशीन्स हैं, ओपन कास्ट मशीनों में भी कैनोपी यूज किया जाता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा रूफ कैनोपी। ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, हाउ मेनी नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन सेफ्टी इन माइंस have been held as of 2022 in India। अभी तक टोटल 2022 तक इंडिया में टोटल जो नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस होता है वो कितना हो चुका है, कितना नंबर हो चुका है? ऑप्शन नंबर 1 है 11, ऑप्शन नंबर 2 है 12, ऑप्शन नंबर 3 है 10, ऑप्शन नंबर 4 है 13। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 12। अभी तक टोटल इंडिया में मतलब 2022 तक नेशनल जो सेफ्टी कॉन्फ्रेंस होता है वो 12 बार हो चुका है। यहाँ पे एक डीजीएमएस का स्क्रीनशॉट में दे रहा हूँ जो कि 29/4/2022 का है, और लास्ट जो हुआ था 29 जनवरी 2020 को ही हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 47, ए सिंपल मेथड या डिवाइस फॉर डिटेक्शन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इन माइंस एटमॉस्फेयर इज। एक मेथड और या फिर कोई डिवाइस का नाम बताना है जो कि कार्बन मोनोऑक्साइड डिटेक्शन करने के लिए अंडरग्राउंड में यूज़ किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 है कैनरी बड होता है। ऑप्शन नंबर 2 है कैलोरीमीटर मेथड। ऑप्शन नंबर 3 है इलेक्ट्रॉनिक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ऑप्शन नंबर 4 है रेस्पिरेटर्स। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होना चाहिए था इलेक्ट्रिक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो होता है, सीओ डिटेक्टर होता है। इसके अलावे आपका मल्टीकैस्ट डिटेक्टर होता है, टॉक्सीमीटर होता है। तो वो सभी इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड को डिटेक्शन करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो ईसीएल ने आंसर लिया है कैनरी बर्ड लिया है, ये भी यूज़ किया जाता था, लेकिन अब से इस कैनरी बर्ड का यूज़ जो है सो बंद कर दिया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 48, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लोसिव बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ लो एक्सप्लोसिव। इनमें से कौन सा एक्सप्लोसिव जो है सो लो एक्सप्लोसिव के अंदर आता है? इसके ऑप्शन नंबर 1 है एनफो, अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल। ऑप्शन नंबर 2 है PETN, पेंटा इराथ्रिट्रोल टेट्रानाइट्रेट। ऑप्शन नंबर 3 है हैनफो यानी हेवी एनफो। ऑप्शन नंबर 4 है गन पाउडर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। गन पाउडर जो होता है वो सबसे लो कैटेगरी का एक्सप्लोसिव होता है, लो एक्सप्लोसिव। बाकी ये तीनों जो है सो हैवी एक्सप्लोसिव और मैक्सिमम जो है सो ओपन कास्ट में यूज किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 49, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लोसिव ग्रुप्स इज अप्रूव्ड फॉर अ स्पेशल पर्पस सच एज डिले फायरिंग एंड फायरिंग इन रिपिंग। इनमें से कौन सा एक्सप्लोसिव ग्रुप जो है सो स्पेशल पर्पस मतलब डिले फायरिंग या फिर फायरिंग रिपिंग में फायरिंग करने के लिए वो परमिट किया गया है या फिर उसे अप्रूव दिया गया है? इसके ऑप्शन नंबर 1 है P5, ऑप्शन नंबर 2 है P4, ऑप्शन नंबर 3 है P1 और ऑप्शन नंबर 4 है P3। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 P4 एक्सप्लोसिव को ही रिपिंग में फायरिंग करने के लिए, डिले फायरिंग करने के लिए इसको परमिशन दिया गया है। लेकिन ये जो है सो हमारे इंडिया में ना ही बनता है P4 एक्सप्लोसिव और ना ही इसको यूज़ किया जाता है। ये फॉरेन कंट्रीज ब्रिटिश में भी इसको यूज़ किया जाता है। यहाँ पे एक उसका स्क्रीनशॉट भी देख सकते हो। ECL एग्जाम का आखिरी क्वेश्चन नंबर 50 और हमारे वीडियो का भी लास्ट क्वेश्चन है। डैश प्रोवाइडेड अगेंस्ट रिवर एंड जोर टू गार्ड अगेंस्ट इनंडेशन शुड बी डिजाइन प्रॉपरली कीपिंग इन व्यू द इंजीनियरिंग पैरामीटर्स।
नदी के किनारे में पानी से बचाव के लिए या जब इनंडेशन होता है, पानी का बाढ़ आता है, तो उससे बचने के लिए इंजीनियरिंग पैरामीटर के हिसाब से डिजाइन किया जाता है, बहुत अच्छे से उसको बनाया जाता है गार्ड करने के लिए। तो वो क्या चीज़ बनाया जाता है, उसको क्या कहते हैं? तो इसके ऑप्शन नंबर 1 है इम्बैंकमेंट, ऑप्शन नंबर 2 वेस्ट हीप, ऑप्शन नंबर 3 है कंक्रीट पाइल और ऑप्शन नंबर 4 है अरेस्टर्स। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, इम्बैंकमेंट बनाया जाता है नदी के किनारे में, ऊंचे ऊंचे इम्बैंकमेंट या फिर उसको बर्म या फिर पैरापेट वॉल भी कहा जाता है सीएमआर के अनुसार। तो उसको जब ये बना देते हैं, होल रोड में भी बनाया जाता है ताकि जो डंपर हो तो वो भी गिर ना सके, पानी भी बाढ़ आएगा तो वो उसको रोक सके, वो इम्बैंकमेंट होता है। चलिए, ये आज का हमारा क्वेश्चन ख़त्म हुआ और आपके लिए यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ, इसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। तो एक क्वेश्चन है हमारा, नो पर्सन शैल वर्क इन एन इंक्लिनेशन डैश degree from horizontal where he is likely to sleep or overbalance unless he is secured by safety belt or other lifeline or safeguard। कोई भी व्यक्ति हॉरिजेंटल से कितना डिग्री ज़्यादा होने पर वहाँ पे वो काम नहीं करेगा, यदि वो वहाँ पे स्लीप हो सकता है, ओवर बैलेंस हो सकता है, लेकिन जब तक कि वो सेफ्टी बेल्ट, कोई लाइफलाइन या फिर सेफगार्ड यूज़ ना कर ले तब तक वो व्यक्ति कितने इंक्लिनेशन होने पर वहाँ पे वो काम नहीं करेगा। इसके ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए, एक नंबर 45 डिग्री, ऑप्शन नंबर 2 है 30 डिग्री, ऑप्शन नंबर 3 60 डिग्री और ऑप्शन नंबर 4 है 15 डिग्री। ये क्वेश्चन CMR से दिया हुआ है, आप इसका जवाब हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारा चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और दोस्तों तक भी पहुंचाइए। थैंक यू।